को सादर जय जिनेंद्र। हाँ, अभी हमारे एक्सपर्ट थोड़ी देर से जुड़ने वाले हैं। इससे पहले हम भगवान की स्तुति के द्वारा इस कार्यक्रम को चालू करते हैं। यह प्राकृत जिज्ञासा समाधान हमने श्रुत पंचमी के अवसर पर प्रथम बार चालू किया था, प्रारंभ किया था। द्वितीय बार उसके दूसरे दिन दूसरा सेशन चालू हुआ था और आज ये प्राकृत जिज्ञासा समाधान का तीसरा सेशन आप सबके सामने उपस्थित है। इसमें प्राकृत से संबंधी जिज्ञासाएं जिज्ञासुओं के द्वारा व्हाट्सएप से हमें प्राप्त होती हैं। उन व्हाट्सएप के द्वारा जो जिज्ञासाएं हमें प्राप्त होती हैं उनके समाधान के लिए हमारे सामने एक एक्सपर्ट होते हैं। आज के एक्सपर्ट के रूप में हमारे सामने जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर जगत राम भट्टाचार्य जी, जो कि कोलकाता से शांति निकेतन से हैं, और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी उदयपुर, जो कि भारतीय प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुरुजी से अनुमति चाहता हूं। हाँ जी, प्रारंभ करें। प्रारंभ करता हूं गुरुजी। मंगलाचरण के रूप में भगवान की स्तुति करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। राग द्वेष कसाय मोह महणो नितंडकम मेंदणा लोया लोय पयास केवल गुणो मुक्काओ हो निभो सावाणुगय वच्चियो छुतिसा नितारुया विससा कीला हास विलास सोए रहियो देवा ही देवो जिनो, देवा ही देवो जिनो। आप सभी गुरुजनों को एवं प्राकृत प्रेमियों को सादर जय जिनेंद्र। हमारे सामने आज के एक्सपर्ट जगत राम भट्टाचार्य जी हैं, उनको सादर प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक हमारी संस्था जो कि प्राकृत जिज्ञासा समाधान चालू कर रहे हैं, इसमें 3 संस्थाओं का हमारा सहयोग है। पहली संस्था धर्मोदय विद्यापीठ सागर की ओर से, दूसरी संस्था समन्वयवाणी सोसाइटी जो कि जयपुर की है, फाउंडेशन जयपुर की है, उनकी तरफ से है। तो इस प्रकार से ये 2 संस्थाएं जो कि इस कार्यक्रम को संचालन की अनुमति जिन्होंने प्रदान की है। अब मैं प्रथम शंका के रूप में, जो प्रथम जिज्ञासा है उसके रूप में मैं आमंत्रित करता हूं गणेश तिवारी जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, और वह अपनी शंकाएं, वह अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। गणेश तिवारी जी। नमस्कार सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर, प्राकृत को लेकर मेरा प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्राकृत किन किन स्तरों पर प्रभाव है? दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्राकृत भाषाओं का किन किन स्तरों पे प्रभाव है? जी सर। सर मेरी आवाज आ गई? हाँ सत्येंद्र जी। हाँ गुरुजी करो। तो ये इसका समाधान करना है क्या? गुरुजी वो जगत राम भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हेलो, नमस्कार। मैं पहले ही आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी को नमस्कार सादर प्रणाम करता हूं, और आज के इस जिज्ञासा और समाधान इस कार्यक्रम में जो प्राकृत प्रेमी इसमें उपस्थित है उनको सबको मैं अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और पहले ही एक क्वेश्चन श्री गणेश तिवारी जी से
दक्षिण भारत में प्राकृत के जो प्रयोग जो है इसके बारे में उन्होंने पूछा है। हालांकि मैं इस विषय में पहले बता दूं, पहला एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिस विषय में एक प्राकृत के एक जो अध्येता है उनके लिए दक्षिण भारत की भाषाओं को जानना बहुत आवश्यक होता है। किंतु मैं इसमें मेरी अपनी सीमा को मैं स्वीकार करता हूं, और क्योंकि भारतीय भाषा में मेन मतलब मुख्य रूप से जो है ये हमारे भारतीय आर्य भाषा के रूप से जिन जिन भाषाओं को जाना जाता है, और आज के विशेष रूप से उत्तर भारतीय पूर्व भारत है, उस भाषाओं में जो प्राकृत का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो जो दिखाई पड़ता है वो मुख्य आलोचना के विषय है। लेकिन आपका जो प्रश्न है दक्षिण भारत का, मैं इतना आपको कह दूं, जो दक्षिण भारत में मूल रूप से हम जो 4 भाषा देखते हैं, एक तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, और इसके भी कई उपबोलियां हैं, इसकी कोई उपभाषाएं हैं। लेकिन हमें पहले इस बात को ध्यान रखना है कहाँ दक्षिण भारत के भाषा जो है उत्तर भारत के भाषा के साथ साथ कहाँ उसका मिलन हो रहा है। इसमें हम देखते हैं, जो आप आज के हिसाब से आप एक स्टेट को देख ले, चाहे उड़ीसा के साथ तेलंगाना या आंध्र का, और उधर आपका मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उधर आपको फिर महाराष्ट्र हो, जिसके साथ फिर उधर महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ साथ जो उसका संपर्क है। ये जो भाषाएं है एक जियोग्राफी के हिसाब से, एक केवल एक रेखा के हिसाब से भाषा तो ऐसे सीमित नहीं होता है, लेकिन इस भाषा जब जाती है एक स्थान में, मान लीजिए जो बॉर्डर एरिया है कर्नाटक या महाराष्ट्र का, या आपका इधर उड़ीसा का और तेलंगाना का, उस बॉर्डर एरिया की जो भाषा है कुछ आर्य भाषा के साथ साथ भी मिलता है, और कुछ दक्षिण भारत के जो है जो द्रविड़ भाषा के साथ भी मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं, ये जितना ही द्रविड़ भाषा करके हम भारत की आर्य भाषा से इनको अलग करते हैं, इन भाषाओं में ऐसे कई शब्द है, कोई बातें हैं जिस विषय को हम भारतीय आर्य भाषा से या संस्कृत से हम है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई विदेशी भाषा है नहीं। तो इसी प्रकार द्रविड़ भाषा करके उसको मतलब अलग का कोई औचित्य नहीं है। सपोज आप मान लीजिए दक्षिण भारत का किसी का नाम ले लीजिए, किसी का नाम है रविंद्रन है, किसी का नाम है मान लीजिए रामचंद्रन है, ये जो नाम है आप देखेंगे इस नामों में भी आप वही शब्द मिलेगा जो भारतीय आर्य भाषा में मिलता है। तो हर एक भाषा में कुछ ना कुछ जो बात होती है जो उसके विलक्षण होते हैं। तो इस विषय में ऐसा दिखाई पड़ता है जो दक्षिण भारतीय भाषा में विलक्षण कुछ शब्द है, इसके अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेगा जो भारतीय आर्य भाषा प्राकृत या संस्कृत से। दूसरी शंका के लिए दूसरी जिज्ञासा कराइए। जिज्ञासा के लिए शांति निकेतन से ही श्रीमती प्रियंका मंडल जी को आमंत्रित करता हूं, वह आए और अपनी शंका प्रस्तुत करें। नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। मेरे मन में शुरू से जब से हमने ये पढ़ा है तब से हमारे मन में यह प्रश्न रह रहा है कि अगर हम इतनी प्राकृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत में पीएचडी तक कर रहे हैं, तो हमारे इस पढ़ने की उपयोगिता क्या रहेगी, जो कि किस किस क्षेत्र में आजीविका का साधन हमें प्राप्त करवा सकती है? ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो ऐसे जो प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा बाद में अगर इसके डिस्कशन करते तो अच्छा होता। फिर भी आपके मन में ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में प्रश्न कर लूंगी, यही है मेरा, अभी मेरे मन में यह सवाल है। नेक्स्ट शंका के लिए मैं प्रियंका मंडल शांति निकेतन कोलकाता से निवेदन करता हूं कि वह अपनी शंकाएं
प्रोफेसर भट्टाचार्य जी के समक्ष उपस्थित करें। प्रियंका मंडल, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो अपनी आवाज वहां से म्यूट कीजिए। हेलो सर। मंडल जी। सर प्रणाम। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर प्रणाम। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राकृत इन द मॉडर्न सोसाइटी ऑफ बंगाल नाउअडेज? ठीक है, आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया है और इत्तेफाक से आप हम यहाँ के ही है, तो अच्छा प्रश्न आपका है। जो बंगाल में इसका क्या इम्पैक्ट है या प्रभाव है। बहुत लंबी बात तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि और भी बहुत प्रश्न होंगे, तो मैं जिस रूप से आपको बता दूं। देखिए, ये जो जिसका प्रभाव हम बांग्ला भाषा में देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम जब एक भाषा को लेते हुए हम चर्चा करते हैं तो उससे पूर्व भाषा को भी हमें देखना पड़ता है। और इसमें हम जो बांग्ला भाषा के लिए जो प्राकृत का जो अवदान है, ये बहुत नजदीक के है, बहुत करीब है। और हम इस भाषा में हम देखते हैं जो मागधी प्राकृत के वो जो लक्षण है, ये लक्षण यहाँ बहुत घटित होता है। और उस मागधी लक्षण जो है हम ईस्टर्न इंडिया में, जैसा ओडिशा है और ओडिया भाषा है, इसी प्रकार जो है आपको मिलेगा। जो बिहार में भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, ऐसे ऐसे जो भाषाएं हैं। और इधर बंगला है, बंगाल है, असमिया है, और बांग्लादेश के जो बंगला है, ये सब मिलाकर हम देखेंगे तो ये मागधी प्राकृत का ही एक परवर्ती रूप है। और मागधी प्राकृत का लक्षण आज भी उसमें विराजमान है। जैसा आप देखते हैं, जो आज की भाषा में मैं बांग्ला की बात मैं कहूँ, कुछ दिन पहले भी इस विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा मैं किया था। उस चर्चा के दौरान मैं बताया तो बांग्ला भाषा में जो हम मूल रूप से देखते हैं मागधी प्राकृत का जो लक्षण, वो मागधी प्राकृत का जो अ के साथ जो है अकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन में एकारांत हो जाता है, वो हमें बांग्ला भाषा में मिलता है। जैसा से, जाए, लोके, बले, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब शब्द हम देखते हैं जो ये प्रथमा एक वचन के लिए भी हम एकारांत व्यवहार करते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है इस भाषा में, जो हम तालवोश का प्रयोग करते हैं, हालांकि हम दंत से लिखते हैं, फिर भी हमारा उच्चारण जो बंगाल में वो तालवोश का उच्चारण होता है। ऐसे तालवोश और मूर्धन्य के बीच में एक साउंड होता है। तो एक भाषा के जो विकास हम देखते हैं, उस भाषा के विकास में हम इन सब विषय को ध्यान में रखना पड़ता है। और भी एक बात देख दीजिए, देखिए हम लिखते हैं जो बांग्ला लिपि में जो लिखते हैं, वो स्पेलिंग होता है जो है वो है संस्कृत का या प्राकृत का, और उच्चारण प्राकृत का होता है। देखिए आप लिखते हैं सूर्य, और उस सूर्य का आप उच्चारण करते हैं सूर्य। मान लीजिए मेरा नाम भट्टाचार्य है, इस भट्टाचार्य को आप लिखेंगे तो भट्टाचार्य, बोलेंगे भट्टाचार्य। तो मैं संक्षेप में आपको कह रहा हूँ, बांग्ला भाषा में जो उसके स्पेलिंग है, उसके जो उच्चारण है, इसमें दो ही तत्व हमें मिलता है, या तो संस्कृत का या प्राकृत का। उच्चारण तो प्राकृत का होता है, लिखते भी है हम संस्कृत का। तो प्राकृत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ये बांग्ला भाषा में मिला है। और बांग्ला एक भाषा जो है एक सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी को भी एक मतलब उसको प्रभावित करता है। इसीलिए हम उसी भाषा में उसी शब्दों को उसी ढंग से बोलते हैं जो एक दूसरे को समझ पाते हैं, और उसी ढंग से एक भाषा की विकास भी होता है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। इसके पश्चात में लिपिका पाल जो शांति निकेतन से ही हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी शंका रखें। और लिपिका पाल के बाद प्रियंका शाह जो कि अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय से हैं, वो तैयार रहें, वो अपना म्यूट खोल के रखें। लिपिका पाल जी। लिपिका पाल जी। है सर, मैं ओके, ये आपके साउंड जो है आप लगाइए। आपकी आवाज काट रही है।
आवाज नहीं आ रही है। लिपिका पाल जी, लिपिका पाल जी। यस सर, यस सर। हाँ हाँ पूछिए आप। My question is, what is language at modern time? बीच में कट गया आपका। व्हाट इज के बाद कट गया। मॉडर्न हेलो लैंग्वेज। सर। हाँ, व्हाट इज के बाद क्या बोला आपने? व्हाट इज relevance of Prakrit language? What is relevance of Prakrit लैंग्वेज? अच्छा ठीक है, ओके। इन मॉडर्न relevance of लैंग्वेज। Prakrit language ओके, ठीक है, समझ गया। in modern at present time? हाँ ठीक है, समझ गया। देखिए, मैं इससे पहले जो है वो क्या है, प्रियंका जी को मैं कुछ उत्तर दिया, वो बांग्ला भाषा में परिप्रेक्ष्य में दिया है। तो आपने ये जो प्रश्न कर दिया, ये प्रश्न है जो है ये मॉडर्न टाइम से जितने भाषाएं हैं, तो जितने भाषाएं हैं इसका मतलब है हम, क्योंकि प्राकृत एक मध्य भारतीय आर्य भाषा के रूप से प्राकृत को जाना जाता है। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा मतलब ये भाषा विज्ञान के दृष्टि से अगर ये इसको जब मध्य भारतीय बात हम करते हैं तो इसका मतलब उससे प्राचीन भी है, उसके नवीन भी है। तो एक भाषा की अचानक ये कोई सृजन नहीं होता है, अचानक एक भाषा आ गया है, ऐसा नहीं है। एक से समय चलता है और उसके साथ साथ क्रमशः जो है बहमान, मतलब ये भाषा बहमानता इसमें मिलती है। तो इसीलिए जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है, ये जितने आप ले मतलब पश्चिम से आप पंजाब से ले या उसमें जो है हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, उधर से फिर मराठा लेते हुए फिर पूर्व भारत में आते आते आप भले ही आप इधर असम तक और बांग्लादेश तक चले जाए, तो सारे भाषाओं जो है ये भाषाओं का एक पूर्व रूप जो है, ये हम बोलते हैं, इसको जनरली बोलते हैं अपभ्रंश, और उससे पहले जो है ये प्राकृत का रूप हम बताते हैं। तो एक परंपरा एक तो चलती है, ये बात नहीं है जो इंसान जो है, मनुष्य जो है जबरदस्ती कोई भाषा को चेंज करता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी एक आध शब्द तो उसमें आ जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो होता है ये एक स्पॉन्टेनियस होता है, एक स्वाभाविक रूप से एक भाषा का परिवर्तन होता है। तो आज की भाषा में आप जो भी देखेंगे, ये जो भाषा मैंने आपको उधर पंजाब से लेते हुए सारा भारत के, उत्तर भारत के जितने भाषा की बात मैंने आपको कहा, इसमें आप देखेंगे जो उस भाषा को जब हम आएंगे इधर असम तक आएंगे, बांग्लादेश तक आएंगे, ये देखेंगे जो एक सूत्र तो है। मान लीजिए, मैं उदाहरण से बोल रहा हूँ, हम बंगाल में मान लीजिए जो जल है, जल का हम जल बोलते हैं। आप गुजरात में चले जाओ, इतना पश्चिम में चले जाओ, राजस्थान में वो भी जल ही कहेंगे। तो ऐसे जो है एक कॉमन फेस एक कॉमन चीज रहता है। फिर जो है उस स्थान के, तो ये प्राकृत है, मध्य भारत की प्राकृत है, थोड़ा सा दक्षिण का है, उत्तर पश्चिम का है, ये जो प्राकृत का जो स्थान है, उसी प्राकृत का ही परवर्ती रूप का, उसी के अपभ्रंश होते हुए उस देश की, उस प्रांत की जो है वो भाषा हुई है। तो जो रिलेवेंस जो है, ये भाषा तो अचानक कोई काट के आता नहीं, भाषा तो प्रभावमान है, और होते होते ये भाषा एक आज के रूप में आ गया है। और जिस समय में भाषा चलती है उस समय पता नहीं चलता है, जो हम एक परिवर्तित भाषा को हम व्यवहार कर रहे हैं और हम ही इसको परिवर्तन कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और ये पता कब चलेगा? मान लीजिए आज से 100 साल बाद होगा, तो 100 साल बाद भी आप देखेंगे जो उसमें भाषा के और परिवर्तन हो जाए। ये जो परिवर्तन के जो है, ये प्राकृत का हो नहीं हो, इसको हम एक भाषा में अगर कह दें, ये प्राकृतिज्म कह सकते हैं। ये परिवर्तनशीलता जो है, ये प्राकृतिज्म का एक लक्षण है, प्राकृतिकरण का एक लक्षण है। तो इसी प्रकार भाषा में इस बात को चलता है। और अगर हम बीच में हम प्राकृत के अस्तित्व को हम एक बार भुला देंगे, तो हम एकदम बिल्कुल उससे एक लिंक काट जाएगा, जो कहाँ से किस किस बात को हमें इस प्रकार से हुआ है। तो इसीलिए आज के भाषा में भी प्राचीन जो भाषा है, उस भाषा का जो रूपांतर होते आया। आज प्राचीन भाषा के कोई रूप होता है, आज की भाषा में बहुत विदेशी विषय, विदेशी शब्दों का, विदेशी भाषाओं के स्टाइल का ये हमारे साथ जुड़ गया है। जब मान लीजिए हम हिंदी में भी बोलते हैं, अगर कमरे के लिए हम रूम बोलते हैं, तो रूम के लिए आज भी ये बोलता है रूमों में देखो, रूमों में है, मतलब रूम को भी, ये शब्द को भी एक हिंदी शब्द जैसे बन गया, और उसके हिसाब से उसका भी बहुवचन का प्रयोग हो रहा है।
तो इस प्रकार के जो भाषा का एक प्रयोग है ये प्राकृतिकरण हुआ है और प्राकृत के माध्यम से इस प्रकार के इसका विकास हुआ है और इस विकास को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और प्राकृत को हम किसी प्रकार का अगर हम उपेक्षा करें तो हम कोई मतलब भाषा के जो एक विवर्तन है, भाषा के जो परिवर्तन है उसके हम मतलब नजदीक तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें इस भाषा के लिए बहुत इसके प्रति हमें मतलब अध्ययन भी करना है और भाषा के विकास कैसे हुआ है वो जानना है। इसीलिए भारतवर्ष में सारे भारतीय भाषाओं में प्राकृत का एक असाधारण एक विलक्षण उसका एक प्रयोग, इसका एक इम्पैक्ट भाषा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात में प्रियंका शाह जो कि अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी से हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी संख्याएं रखें। नमस्कार सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक। नमस्कार सर, मेरे मन में काफी समय से ये प्रश्न है कि हमारी प्राकृत पढ़ने से उपयोगिता क्या है, प्राकृत पढ़ने की उपयोगिता क्या है? अच्छा, किस क्षेत्र में ये, जैसे कि अगर न्यू जनरेशन पढ़ रही है ये भाषा तो उसे आजीविका का साधन तो करना ही पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं वहीं से उसे आजीविका प्राप्त करनी रहेगी। तो यहाँ से वो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमें प्राकृत से मिल सकता है और हर कोई जो कोई स्कॉलर्स है वो उसे प्राप्त कर सकते हैं, ये जानना था हमें। अच्छा ठीक है, आपका एक प्रश्न जो है ये एक समस्या के विषय में आपका एक प्रश्न है और मैं इसको मानता हूँ एक समस्या है ये हमारे। हमें जब कई भी विषय को अध्ययन करना है तो मैं बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं हो रहा हूँ, फिर भी हमें बात को एक थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचना है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मान लीजिए हम जब केवल प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत की बात करते हुए हमारे दिमाग में केवल एक ही प्रकार के आजीविका की बात हमारे दिमाग में आता है, वो है शिक्षक, मतलब एकेडमिक लाइन में। अब एकेडमिक लाइन जो है ये बहुत एक सीमित जायगा है, ये सबको एकोमोडेट करना ये संभव नहीं। तो पहले मैं बता दूं, ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होते हुए मैं बता दूं, जो हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य क्या क्या है। एक तो पढ़ने का उद्देश्य जो है ज्ञान प्राप्त हो और उसके साथ साथ जो है वो ज्ञान को हमारे आजीविका का साधन भी बने। तो पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए हम बात करें। एक मैं आपको दूसरे साइड से मैं आपको उदाहरण दे दूं। मान लीजिए एक कोई कैंडिडेट जो साइंस लेके पढ़ा है, बीएससी पास किया है, एमएससी किया है, फिजिक्स लेके किया है, केमिस्ट्री लेके किया है और वो एक बैंक का ऑफिसर बन गया है। तो आप बताइए, एक नौकरी तो मिल गया, एक उनको साधन तो आजीविका तो मिल गया है, लेकिन उनकी वो जो पढ़े हैं उस पढ़ने का तो कोई उपयोग तो वहां नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, आप ग्रेजुएशन तक आप ले लीजिए। मान लीजिए कोई हिस्ट्री में है, कोई मान लीजिए जियोग्राफी में है, कोई इंग्लिश लिटरेचर में है, कोई हिंदी लिटरेचर में भी है। अच्छा, वो व्यक्ति अगर किसी रेल में, बैंक में या किसी सरकारी ऑफिस में वो कार्य करने के लिए योग्य बनता है, यद्यपि उसका कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट लेके वो पढ़ा है, वो ऐसा नहीं जो रेल के सब्जेक्ट पढ़ के वो रेल सर्विस में आया है, उसको जनरल सब्जेक्ट में उनको पढ़ना पड़ा। तो मेरा एक ये है, सामान्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ना जो है, मैं तो ये कहूंगा प्राकृत पढ़ना तो और अच्छा है और उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो प्राकृत सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स के सब्जेक्ट है। ये उनको एकेडमिकली उनको अच्छा बूस्ट करता है। और उसके बाद अगर वो किसी भी लाइन को चूज, अगर मान लीजिए एक हिस्ट्री वाले जो है वो अगर बैंक में जाना चाहते हैं, वो जाता है, तो एक प्राकृत में जिनका बीए में प्राकृत है वो क्यों नहीं जा सकता है? ऐसे कोई नियम नहीं है। जो प्राकृत में जो ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो उनको दूसरे सर्विस में या दूसरे जगह में उनको नहीं मिलेगा। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए स्थान बहुत ज्यादा है, हमारे प्राकृत के लिए इतना स्थान नहीं है। लेकिन हमें केवल उसी बात के स्टिक नहीं होना चाहिए जो हमें केवल मात्र जो है एकेडमिक लाइन में और एकेडमी के लिए हमें इस चीज को, और जो कर सकते हैं ऑफ कोर्स वो करे, और ऐसा होता भी है। लेकिन मैं उन सभी से मेरा एक अनुरोध है, प्राकृत को केवल इस ढंग से ना पढ़िए जो आप केवल मात्र आजीविका के साधन है। मैं उल्टे एक दूसरे बात कह रहा हूँ। प्राकृत को आप उस दृष्टि से पढ़िए जो आजीविका के साधन का साधन बने।
आप अगर प्राकृत सब्जेक्ट को लेते, प्राकृत भाषा को लेते हुए इतने अच्छे अच्छे ज्ञान के ग्रंथ जो है, आपके आचरण कैसे हो, आप एक श्रावक के रूप से अच्छा श्रावक कैसे हो सकता है? ये कोई जैन टर्म नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। मैं अच्छा श्रावक नहीं बोल दिया, अच्छा चलो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनने के लिए ये से भरे हुए तत्व है। इसीलिए मैं इतना कहता हूं, जो आजीविका के साधन जितना बने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आजीविका के साधन का साधन भी प्राकृत मिले, क्योंकि इसी भाषा में ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे भगवान महावीर के वाणी और इस प्रकार से शिक्षा दी गई है, एक आदमी, एक व्यक्ति जो है अपने जीवन का उत्कृष्ट स्तर तक वो जा सकता है। तो इसीलिए आगे भले ही वो साइंटिस्ट बने, भले ही वो कोई दूसरे जगह में अपने इंजीनियर बने, भले ही वो वकील बने, भले ही वो अच्छा बिजनेसमैन बने, भले ही वो किसी की जगह में अच्छे सर्विस में भी ऑफिसर भी बने, लेकिन उनके साथ जो है मनुष्यत्व तो सबसे बड़ी बात है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा जो मैं थोड़ा सा आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां भी सबसे पहले वो मनुष्य कैसा है यही उनका परिचय होता है। और मैं इस बात को गर्व से मैं कह सकता हूँ, जो जब हम प्राकृत के साधन मानते हुए इसी भाषा में जो शास्त्र लिखे हुए हैं उसको हम सम्यक अध्ययन करें, तो हमारे जीवन भी उससे परिवर्तन हो सकता है। तो हो सकता है मैं आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं कर पाया, जो आप यहाँ से पास करेंगे और साथ साथ आपको वहां नौकरी मिल जाएगा, ऐसा कोई शायद मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसकी उपयोगिता को हम किसी भी हालत में कम नहीं आंक सकते हैं। और मैं आदरणीय प्रोफेसर प्रेम सुमन जी है, प्रोफेसर एस.वी. शर्मा है, इन और प्रोफेसर जे.बी. शाह है, ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो है अभी चिंतन चल रहा है। हो सकता है भारत में जो हमारे यूपीएससी और ये जो स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी प्राकृत को अगर हम कभी स्थान दिला सके तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एक स्थान मिल जाएगा, ऐसा मेरा चिंतन है। I want to say only one thing. इस विषय में, क्योंकि मैं इस विषय से तकरीबन 10-12 साल से तो कंटिन्यूस जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब 2014 में हमें दिल्ली जाने को हुआ था तो गुजरात यूनिवर्सिटी से काफी लोग गए थे, जो हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। वहां पर भी हमने ये रजूआत की थी, क्योंकि वो भी गुजराती अच्छी तरह से समझते, गुजराती जानते। वहां पर हमने फ्लुएंटली बहुत अच्छे से बताया था कि ये एंशिएंट है, ये बहुत उपयोगी है, ये वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को जोड़ने वाली चीज है, ये सभी को जोड़ पाती है। तो आप इसके लिए यदि कुछ करें तो अच्छा है। तो उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर तो कुछ करवाया ही है, बल्कि उन्होंने तो हमें यह भी गारंटी दी थी कि हाँ चलो हम यूजीसी से भी पूरा होगा, वहां से भी कुछ करवाएंगे जो कि नई युवा पीढ़ी को जो कि उपयोगी हो पाए, ऐसा उन्होंने वहां से समाधान दिया था उस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी को। अब मैं इसके बाद अहमदाबाद से हमारे पौरिक शाह जो हैं, यदि वो जुड़े हुए हैं, पौरिक शाह जी, उनका क्वेश्चन है, वो अभी ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन हमें दोपहर को भेजा था, तो मैं उनकी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तीर्थंकर परमात्मा ने दुनिया की हजारों भाषा में से प्राकृत भाषा को ही क्यों अपने देशना की भाषा बनाई? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, एक तो हम तीर्थंकर भगवान के बारे में हम ये भी जानते हैं, जो वो अगर शायद मुंह से कुछ बात, हाँ सर जी, अपना चल रहा है। हेलो, हाँ, मेरी बात सुनाई पड़ रहा है? आप सुनाई दे रहा सर। अच्छा ठीक है। तो तीर्थंकर की जो बात है, तीर्थंकर की जो वाणी है, वो वाणी इतनी दिव्य होता है, तो उसमें वो चाहे मुंह से कोई बात कहे और नहीं कहे, उनकी बात जो है वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, द्विपद, चतुष्पद ऐसे करके करके आगम में इस बात को कहा गया है, जो उनके बात को सब समझते हैं। जब मतलब हृदय की उस भाव को एक उस स्तर पर चला जाता है जो सबके साथ कनेक्टेड होता है, तब शायद कोई मुंह में बोलने के लिए भी कोई भाषा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
ये जो प्राकृत है ये प्राकृत प्रकृति से जुड़ी हुई है। ये प्राकृत जो है नेचुरल है, कहीं ना कहीं जो है ये स्वाभाविक रूप से ये भाषा का प्रकाश होना है। तो ये जो प्राकृत भाषा है ये भाषा प्रकृति की भाषा, ये भाषा जो तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं है, जरूरत भी नहीं है उनको समझने के लिए। जो भाषा की जरूरत है वो भाषा ही प्रकृति की भाषा है, वो है प्राकृत भाषा। तो मैं हिस्टोरिकली एक बात बता दूं आपको, ये जब एक समय था, उस समय में तथाकथित समाज के जो शिक्षित वर्ग है वो शिक्षित वर्ग तथाकथित जो है तब के जो वैदिक भाषा को वो अपनाए, इसलिए वैदिक ऋचाएं और वैदिक मंत्र जो है, उपनिषद जो है, ये सबके प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन ये सब बात जब चली है तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही, ये इन दोनों ने देखा है जो समाज के एक बृहत्तर वर्ग है, एक बड़ा सा वर्ग है, वो उन लोगों को शिक्षा के दृष्टि से, उनके भावना को वृद्धि के दृष्टि से ऐसे उनके लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि तथाकथित समाज के बड़े बड़े व्यक्ति जो है वो लोग संस्कृत को या वैदिक भाषा को अपना चुके थे। तो भगवान महावीर ने और भगवान बुद्ध ने ये सोचा तो हम उनके पास पहुंचेंगे तो उन्हीं के भाषा में बात करेंगे। तो उन्हीं के भाषा में बात करने का मतलब ही होता है जन सामान्य की भाषा है, और जनसाधारण जन सामान्य की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। इसीलिए उनके वाणी को, उनके भाव को समझ सकते हैं, इस भाषा में ही उन्होंने ये अपना उद्बोधन दिया है, अपने जो है प्रवचन दिया है। तो इसीलिए प्राकृत भाषा को ही उन्होंने लिया है, क्योंकि जनभाषा है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत सारे लोग किसी घर के कारण से नहीं जुड़ पाए हैं, परंतु उन्होंने हमें दोपहर तक करीब शंकाएं पहुंचाई थी। उनमें से ही मैं एक शंका आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि हमारे इस प्राकृत जिज्ञासा समाधान का एक उद्देश्य है कि हम विद्वानों के साथ सामान्य व्यक्ति भी जुड़ सके। तो सामान्य लोगों की शंकाएं तो छोटी छोटी होती हैं, तो उस हिसाब से एक हमारे दिल्ली से ही आदर्श जैन ने एक शंका भेजी थी हमें कि प्राकृत भाषा में ना और ना ये दो चीज मिलते हैं, इनमें से कौन सा सही है? क्योंकि दोनों चीज वो लोग पढ़ते हैं अपने पूजा की किताब इत्यादि में, तो उनको बड़ी शंका होती है कि कभी ना आता कभी ना आता है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये प्राकृत की दृष्टि से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप शायद उनके मन में पंच परमेष्टि बंधन के लिए भी हो सकता है उनके दिमाग में आया होगा। तो ये प्राकृत में देखिए, वो जो नमो अरहंतानंग या अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, तो आप कहीं कहीं देखेंगे जो पंच परमेष्टि में ये न से होता है, डेंटल न, और कहीं कहीं आप देखेंगे वो सेरिब्रल न, माने से, तो नमो और नमो दोनों ही मिलता है। अब प्राकृत की दृष्टि से जो हमें द्वादश शताब्दी, थोड़ा सा मैं एकेडमिक कहूँ, सिंपली इसको एकदम न भी होता है और न भी होता है ऐसे कहना शायद उचित नहीं है, तो थोड़ा सा एकेडमिक कहूँ। कुछ दिन पहले भी मैं इस बात को मैं उठाया था, बात को बोला था। तो देखिए, ये जो न और न, तो द्वादश शताब्दी में जो हमारे वैयाकरण हुए हैं, प्रसिद्ध वैयाकरण, और प्राकृत के लिए तो उच्च कोटि के और सर्वोच्च विद्वान के वैयाकरण के रूप से माना जाता है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र की जो व्याकरण है, इस एक्चुअली व्याकरण से हम भाषा को सीखते नहीं, व्याकरण से जो हम सीखते हैं एक्चुअली वो भाषा के शुद्धिकरण, कौन सी बात सही है कौन से ठीक नहीं है, ये बात को हम सीखते हैं। तो हेमचंद्र ने जो अपना व्याकरण में एक सूत्र किया है, नोण, अर्थात डेंटल न के स्थान पर ण होगा, ऐसा उन्होंने एक सूत्र बनाया है। तो ये सूत्र अगर लागू हो जाए तो सर्वत्र जो न के स्थान में ण ही हो जाएगा और प्राकृत में न नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ठीक अगला सूत्र ही उन्होंने किया है, बाधेर न, अर्थात आदि स्थित अवस्था में शब्द के आदि में अगर ण मिल जाए तो उस ण के स्थान पर न भी हो सकता है। तो जब नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग जब हम बोलते हैं तो उसमें आदि स्थित अवस्था है। तो आदि स्थित अवस्था में आप चाहे न रखो चाहे ण रखो, दोनों ही रख सकते। अच्छा, आप मतलब इसके लिए आपको मैं कह रहा हूँ, इसका अर्लीस्ट एक मतलब रेफरेंस मिलता है
जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जो है खारवेल के जो अभिलेख है, उस अभिलेख में जो है राजा खारवेल ने वो पहले शुरू में किया है नमो अरहंतानम नमो सवसिधानम ऐसे करके है। तो उसमें भी हम देखते हैं उसमें दंतन न की बात है। तो दंतन न और मूर्धन न में ऐसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। एक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, उसके जीवा अगर दांत में लगे या मूर्धा में जाए, जैसे भी उच्चारण करेगा तो उसको कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए हेमचंद्र ने दोनों बात को स्वीकार किया है। लेकिन आपको बता दूं, शब्द के बीच में अर्थात अनादि अवस्था में अगर कोई न या ण की स्थिति हो तो वहां हमेशा ण ही होता है, उसमें न नहीं होता है। ये प्राकृत का लक्षण है। लेकिन इसका भी अपवाद मिलता है। अर्धमागधी प्राकृत में भी कहीं पे इसको देखा है, और संयुक्त व्यंजन की स्थिति में भी हम देखे हैं जो वहां न मिलता है, ऐसा कभी कभी देखा है। तो इसीलिए नोण, अभी गणेश तिवारी जी ने एक सूत्र का उल्लेख भी कर दिया, ठीक बात है, नोण ये सूत्र उसमें है। इसीलिए नौ के स्थान में आदि में हो नौ या ण कर सकते हैं, लेकिन अनादि में हो इसमें ण सेरिब्रल ण मूर्ध न करना वांछनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी उदयपुर से ही हमारे विकास चौधरी जी जुड़े थे और किसी कारण से वो छोड़कर चले गए। तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्राकृत भाषा का संस्कृत भाषा के साथ क्या संबंध है और क्या विरोध है? क्योंकि संस्कृत भाषा अलग हुई प्राकृत से तो कुछ विरोध भी होगा और कुछ संबंध भी होगा, एक में तो हो नहीं सकती है। तो उनका ये स्वाभाविक क्वेश्चन था कि संबंध और विरोध क्या है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ जो प्राकृत के संबंध में जानने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार के क्वेश्चन है, उनके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सचमुच ये बहुत एक सवाल है, एक अहम सवाल है, जो सवाल में हम लोगों को बातों बातों में इस बात को हमें सोचना भी पड़ता है, इसके बारे में हमें चर्चा करना पड़ता है। देखिए, ये संस्कृत और प्राकृत जब हम बोलते हैं तो ये हमारे दुर्भाग्य का है या कोई ऐसे मतलब एक कोइंसिडेंस वाले जैसे भी हो, ऐसे हो गया है। और भारतवर्ष ऐसे एक देश है जिस देश में भाषा और उसके समाज संस्कृति और उसमें विविधता जो है ये हमेशा रही। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मान लीजिए जो ग्रीक भाषा, जिसको भी एक प्राचीन भाषा के रूप से माना जाता है, अब 2000 साल पहले भी उस भाषा का नाम ग्रीक था, 2500 साल पहले भी वो ग्रीक था, आज भी उसको बोला जाता है ग्रीक। तो मॉडर्न ग्रीक और एंशिएंट ग्रीक है तो ग्रीक। लेकिन हमारे समस्या ये है जो हमारे नाम भी बदल गए हैं। अब हमें ये पता नहीं है, आज भी हम प्राकृत ही बोलते हैं, लेकिन उसका नाम हिंदी दे दिया है, उसको बंगला दे दिया, उसको गुजराती दे दिया, उसको एक प्रादेशिक रूप दे दिया है। तो प्राकृत का एक रूप, लेकिन हम उसको कहते इसको विभिन्नता दे दिया है, प्रदेश और प्रांत के नाम से उसका नामकरण कर दिया है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो यूं प्राकृत में होता ही है, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो भाषाओं में भी होता है। और एक जगह से हम जाएंगे तो उसी जगह में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, और उसी भाषा का कुछ आगमन होता है, कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होता है, कुछ आता है। ये तो भाषा का नियम है। तो हम अगर मान लीजिए एक उदाहरण से बता दो, गुजरात से लेते हुए बंगाल आएंगे तो आप पैदल आते आते आप उस जगह को आते आते आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप किस भाषा को आप छोड़ रहे हैं और किस भाषा को आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप सारे भाषा को आपको पता है तो आप देखेंगे लिंक होता है। तो मैं संस्कृत और प्राकृत के लिए मैं इतनी बात कहूंगा, जो मैं उस दिन भी कहा था, कुछ समय में वो पहले भी कहा था, जो हम संस्कृत और प्राकृत को एक दृष्टि से इतना भेद मान दे तो मुश्किल हो जाएगा। भेद नहीं है एक्चुअली। एक जो है भाषा को जो हम प्राकृत जो बोलते हैं ना, इसको 3 प्रकार के प्राकृत बोलते हैं। एक होता है तत्सम, है तद्भव, और एक है जो है देशीय। ये तीनों जो है ये प्राकृत है। अब तत्सम शब्द जो है, ये तत्सम शब्द को हम किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान है इसका मतलब ये नहीं है वो संस्कृत है। मान लीजिए आप प्राकृत में भी आप बोलेंगे कमलम, फलम, ये संस्कृत में भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो संस्कृत से फलम रूप से आ गया है, वो नहीं है। फलम प्राकृत का भी है, संस्कृत का भी है। आज की भाषा जैसा है, जलम हम जल कह दे, ये बंगाली जो जल है, और गुजरात के जल भी जल ही है, एक ही शब्द है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते बंगाल से गुजरात गया है वो शब्द, या गुजरात से बंगाल में आया है। तो ऐसा नहीं है। संस्कृत में भी और प्राकृत में भी ऐसा अंतर नहीं है। हम उसको बहुत स्ट्रिक्टली कर दिया है
और हो सकता है हमारे जो रिलीजियस कहे या सांप्रदायिक कहे, इस प्रकार के एक संप्रदाय संस्कृत को अच्छे ढंग से ले लिया, दूसरे संप्रदाय प्राकृत को अच्छे ढंग से ले लिया। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, प्राकृत अगर जैनों की भाषा है, प्राकृत अगर जैन समुदाय की भाषा है, लेकिन जैन पंडितों ने, जैन मुनियों ने, जैन आचार्यों ने संस्कृत के लिए इतना काम किया है और संस्कृत में इतना ज्यादा काम किया है, तो उसका भी आप सीमा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्वयं जिस संप्रदाय भेद में या रिलीजियस कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जिसके लिए संस्कृत का एक गोष्ठी हो गया, प्राकृत का ऐसा गोष्ठी, आज भी ऐसा नहीं है, ये तो हम मानते हैं। संस्कृत का नाटक को देख लीजिए, संस्कृत के नाटक में तो आप देखेंगे जो राजा, देव, ऋषि आदि जो शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो लोग संस्कृत में बात करते हैं और आपस में प्राकृत के साथ बात करते हैं। प्राकृत के साथ ये दोनों अलग अलग भाषा है, तो एक दूसरे को समझेंगे नहीं ना, तो इसीलिए इसका प्रभाव तो पहले से हुई है, आज भी हुई है। अच्छा देखिए, मैं आपको कहूंगा जो संस्कृत के साथ प्राकृत का इतना अंतर नहीं है, नाम को हम थोड़ा थोड़ा नाम अलग कर दिया है और एक भाषा का उसी साथ हम प्राकृत को अच्छे ढंग से जान ले तो हम संस्कृत के रूप को या उसके जो उसके पहले का रूप जो है उसको जानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और संस्कृत को भी हम जाने तो संस्कृत के साथ साथ उसके कलोकियल, उसको जो लौकिक जनभाषा के रूप से जिस उसको भाषा को क्या बोला जाता है वो भी हमें जानने में कोई असुविधा नहीं है। इसीलिए संस्कृत के साथ प्राकृत का बिल्कुल कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं है। और संस्कृत और प्राकृत के साथ संबंध है, हम एक दूसरे को जाने बिना मतलब पूर्ण नहीं होगा। और संस्कृत में आप देखें, जहां जहां अलंकार शास्त्र की बात है वहां आप देखेंगे संस्कृत के तो अलंकार है, उसके जो उसका उदाहरण जो है मैक्सिमम देखेंगे, जो उसमें उदाहरण जो है वो प्राकृत के दिया हुआ है। और प्राकृत के गाथा, प्राकृत के जो साहित्य जो है इतने समृद्ध है, इतनी ज्यादा है, इतने समृद्ध है, ये संस्कृत और प्राकृत करके अलग करके कोई जरूरत नहीं है। हमें एक सार्वत्रिक रूप से इसको देखना चाहिए, कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक और क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है मनीषा जैन, जो कि त्रिवेणी नगर से ही है और वह अपनी शंका जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। मनीषा जैन, ठीक है। आज की भाषाएं प्राकृत से कैसे विकसित हुई? डॉक्टर साहब, इनका क्वेश्चन है कि आज की जो भाषाएं हैं वो प्राकृत से कैसे विकसित हुई। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा तो मैं पहले कर चुका हूँ, फिर भी बता दूं आपको। जो एक भाषा जो होती है ना, वो भाषा का कोई ऐसा नहीं है अचानक एक भाषा सृजन हो गया। इवन मैं आपको कह रहा हूँ, भगवान महावीर ने जो भाषा में बात किए थे, ऐसे तो बात नहीं है भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा को सृजन किया है। प्राकृत भाषा को सृजन उन्होंने किया नहीं, वो पहले से चलती हुई भाषा है, जो लोग कहते थे उसी भाषा में बात की है। इसीलिए भाषा के जो प्राकृत की जो उसका प्रभाव जो भाषा में जो हुआ है उसको हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आज की भाषा में कहे तो आज से 200 साल पहले की भाषा को कहेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, बिना देख के भी कह रहा हूँ, आप आज की कोई उपन्यास, हिंदी के उपन्यास या आप पढ़ लीजिए और आज से 50 साल पहले प्रेमचंद का या और पहले का कुछ हिंदी का आप पढ़ लीजिए, आप देखेंगे 50 साल 100 साल में जो साहित्य हो चुका है वो साहित्यिक भाषा और आज की भाषा में अंतर है। उससे भी पीछे जाइए, मिडिल हिंदी का पीरियड आएगा, जैसा तुलसीदास का आएगा, उसी समय का मीरा का आएगा, उस समय आप देखेंगे भाषा में कुछ ना कुछ अंतर। ये पीछे जाते जाते देखेंगे जो एक ऐसा टाइम है जो 10वीं शताब्दी जो है, 10th सेंचुरी जो है लगभग, उस समय से हमारी जो आज की भाषा है उसके प्राचीन रूप वहां से शुरू हो गया। तो हम कोई भाषा को अलग रूप से हम उसको बनाते नहीं है। तो प्राकृत अपने आप ही जो है वो परिवर्तन होते आज की भाषा के रूप से आ गया है। इसीलिए कैसे आया है इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज भी बता दूं आपको, जो कुछ बात आप मान लीजिए 2 मिनट 5 मिनट की बात आप कुछ कहे और मैं आपको उसको बोलूं, जो वो 2-5 मिनट जो आपने कहा है उसको आप लिख के दे दीजिए। तो जब आप लिख के देंगे आप देखेंगे जो आप बोलने की भाषा में जो एक सरलता है और सीधापन है, लिखेंगे जब तो आप देखेंगे उस भाषा में कुछ ना कुछ एक अलंकारिक रूप आ जाएगा, एक अलंकार के रूप से आ जाएगा, कुछ एक विधिवत रूप आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो उसी भाषा में, एक ही भाषा में, एक ही समय में कैसे कैसे भाषा का चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे तो हजारों साल के इतिहास है, तो आज से 1000 साल पहले से तो भाषा का विकास
प्राकृत से डायरेक्ट जो है वो समय के हिसाब से उसको विकास हो चुका है। तो होते 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 आज हमारी इस भाषा में बात कर रहे हैं, हो सकता है 100 साल बाद के जो हम भाषा देखेंगे आज से भी कुछ अंतर देखेंगे। ये स्वतः होता है, ऐसे कोई व्यक्ति का प्रयास करके हम एक भाषा बना के भाषा को चलाएंगे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। साधारण रूप से स्वतः जो है व्यक्ति अपने आप में बात करते हैं, अपने आप में भाव को प्रकाश करते हैं और उसी हिसाब से भाषा का प्रकाश उस रूप से हो जाता है। इसीलिए प्राकृत का भी इसी प्रकार धीरे 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 प्राकृत से अपभ्रंश, लेटर प्राकृत, अपभ्रंश से उसके बाद भी जो है आज की जो पुरानी भाषा होते हुए आज की भाषा में आ गए। ऐसा मैं एक निवेदन सभी से करना चाहता हूँ, कुछ लोगों की पिक्चर के नीचे रिकॉर्डिंग इत्यादि आ रही तो पता नहीं चलता कि किसकी शंका है, क्योंकि हमारे पास तो ऑनलाइन शंकाएं आई हुई हैं, वो अपने नाम तो लिखे हुए हैं, यहाँ फोटो तो जानते नहीं हम, तो कृपया अपने उसके नीचे फोटो के नीचे अपना सही नाम लिखें तो हम उनको पहचान सकें कि ये हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो अभी तो मुझे कोई भी पता नहीं चल रहा कि कौन जुड़ा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट शंका के रूप में सिहोरा मध्य प्रदेश जबलपुर जिले से पधारी हुई हैं। अब वो यहाँ जुड़ी हुई तो नहीं है, परंतु उनकी शंका यहाँ हमारे पास व्हाट्सएप में आई हुई है। उनका कहना है डॉक्टर साहब कि जिसका संस्कृत में बैकग्राउंड नहीं है क्या वह प्राकृत सीख सकता है, क्योंकि ये प्राकृत प्रेमी है। देखिए ऐसा है, एक कोई भाषा को सीखना है, ठीक है, वो भाषा को सीखना है, वो डिपेंड करता है उस भाषा को सीखने के लिए उनका लगन कितना है, ये पहली बात है। उनके साधना कितनी है, वो उस भाषा को सीखने के लिए उनके प्रयास और प्रचेष्टा कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात है। किस भाषा के माध्यम से करे और नहीं करे वो दूसरी बात है। जब उनको संस्कृत के साथ जब ये बात कह ही दिए है, मैं आपको कहूंगा जो क्योंकि एक भाषा जो भाषा और उसके साथ समानांतर एक भाषा चली है, साइड बाय साइड चले हैं या साथ साथ चली है, एक भाषा चली है, तो उस भाषा को हम देखेंगे, उस भाषा को हम समझेंगे, तो उस भाषा के साथ उस भाषा का कनेक्शन मिलता रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा जो संस्कृत सीखना ही है तब प्राकृत सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिना संस्कृत से एक व्यक्ति प्राकृत को सीख सकते। आज हम सीखेंगे तो कैसे, किससे सीखेंगे? हिंदी को माध्यम लेंगे ना। अच्छा, हिंदी को माध्यम लेंगे, हिंदी को माध्यम लेते हुए हम प्राकृत को सीखेंगे, ऐसा तो नहीं हम प्राकृत के माध्यम से प्राकृत सीख रहे हैं। तो जो भाषा हो चुकी है अपने परिचय के हिसाब से, अपने प्रतिष्ठा के हिसाब से वो भाषा एक का रूप हो चुका है, और उसके बाद जो है आज की एक भाषा है जिस भाषा हम सब समझ सकते हैं, तो उस भाषा को हम माध्यम ले ले उसको सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जिनको संस्कृत का बैकग्राउंड है तो उनको क्या है, जो समकालीन भाषा और समकालीन शब्दों के साथ साथ जो एक रिलेशन करने में उनको सुविधा होगी। और संस्कृत अगर कोई जाने, उनके लिए प्राकृत पढ़ना और प्राकृत जानना उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा उनकी एक सुविधा है, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं जो संस्कृत ही होनी चाहिए। तो मैं तो ये सोचना चाहता हूँ प्राकृत पढ़ते पढ़ते भी वो संस्कृत सीख ले, तो वो भी उनके लिए संभव असंभव की बात नहीं है। मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ आपको, हिंदी में अब मान लीजिए एक शब्द है, हम कहते हैं ना उठपटांग, तो उठपटांग शब्द हम कहते हैं। अब उठपटांग को आप संस्कृत तक जाओ तो संस्कृत में जाके आपको क्या देखना पड़ेगा, तो आपको लगेगा उष्ट्र और पृष्ठांग। उष्ट्र का मतलब है ऊट और पृष्ठांग उसके पृष्ठ अंग, उसके जो पीठ का है, अतः वो आनेहीन है, उसके पूंछ है, ऐसा कुछ है, तो जो समान समतल नहीं है। तो उस बात को लेते हुए तो उष्ट्र पृष्ठांग, मेरा जो सामान्य अध्ययन है, मैं कभी संस्कृत में ये शब्द देखा नहीं जो उष्ट्र पृष्ठांग करके कोई एक शब्द बता दिए है जिसका। लेकिन उस उठपटांग ये शब्द जो है, अगर सोर्स हम ढूंढना चाहे तो उठपटांग, पटांग शब्द का उठ तो चलो उष्ट्र ऊट है आप जानते हैं, लेकिन पटांग शब्द कहां से आ गया, तो वो पृष्ठांग है। तो हम ये नहीं कहेंगे संस्कृत उष्ट्र पृष्ठांग से उठपटांग आया, ये नहीं कहेंगे। लेकिन उठपटांग शब्द का अगर हम और भी पीछे जाए और संस्कृत में क्या हो सकता है, तो उष्ट्र पृष्ठांग। इसीलिए मैं ये कहता हूं जो प्राकृत सीखते सीखते प्राकृत को भी और दूसरा कोई रूप उसके और कुछ आसपास का रूप ऐसे सीखते सीखते वो व्यक्ति संस्कृत भी सीख सकता है। ऐसे कोई बात नहीं है जो संस्कृत सीख के ही उनको प्राकृत सीखना है। लेकिन फिर मैं बताऊंगा जो संस्कृत अगर किसी का पता हुआ है, प्लस उनको आज की हिंदी उनको पता हुआ है,
तो वो व्यक्ति को प्राकृत को पकड़ने में काफी सुविधा होगी। ये मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पारस बज केकड़ी राजस्थान से। यदि वो ऑनलाइन जुड़े हों तो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें। पारस बज केकड़ी से मुझे फिल्म दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ से एक जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैदिक भाषा से प्राकृत भाषा का क्या संबंध है? अच्छा चलिए, संस्कृत भी है, वैदिक भी है, प्राकृत भी है। नहीं, इस बात से कम हमें ये तो मिलता है, जो जिसको हम संस्कृत बोलते हैं वो संस्कृत से भी प्राचीन प्राकृत है। अब प्राचीन प्राकृत का मतलब ही होता है जो आपका जो है वैदिक भाषा के साथ साथ हम उसको तुलना करते हैं। अब जो है, जो एक सामान्य से क्वेश्चन होता है, सब लोग करते भी है, संस्कृत से प्राकृत आया है या प्राकृत से संस्कृत आया है, ये कोई खास बात नहीं है, इसको कोई डिबेटेबल कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन वैदिक भाषा जो है ये संस्कृत के, जिसको हम मान लीजिए कालिदास भवभूति के जो संस्कृत देखते हैं, ये संस्कृत से बहुत प्राचीन है और भी मान लीजिए 750 साल 1000 साल पुराना जो है ये जो वैदिक भाषा है, ये वैदिक भाषा के समय में भी पैरेलल प्राकृत या वैदिक में प्राकृत मिश्रित प्राकृत भाषा थी। ये हम इसको जानते हैं, ये वैदिक भाषा में भी हम देखते हैं। तो जब ये प्राकृत और संस्कृत की जब तुलना होती है, संस्कृत जो लौकिक संस्कृत है, ये लौकिक संस्कृत प्राकृत के किसी प्रकार के जो सोर्स या उसके जो क्या कहते हैं स्रोत, ये नहीं हो सकता है। वैदिक और वैदिक से भी पहले ऐसे कॉमन भाषा थी, जिसको पिशेल और उल्नार ने इस बात को बताया है, जो वेद से भी पहले, जहां से वेद आया है उससे भी पहले कॉमन भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज जो था, उस लैंग्वेज से भी प्राकृत, ये जो वैदिक और प्राकृत, ये दोनों धीरे धीरे विकास हुआ है। इसीलिए वैदिक भाषा के अंदर में भी प्राकृत का भी बहुत तत्व मिलता है। जैसा वैदिक भाषा में मैंने ऐसे मतलब हम जानते हैं वैदिक भाषा में, जैसा मान लीजिए ये जो अकारांत शब्द का तृतीया बहुवचन का प्रयोग होता है, वो कहते हैं नरे भी देवे भी, ये जो शब्द है, ये सब चीज जो है प्राकृत में ज्यों की त्यों मिलता है। ये क्लासिकल संस्कृत में नहीं है, लौकिक संस्कृत में नहीं है, ये क्लासिकल संस्कृत में नरे ही देवे ही ऐसा रूप मिलता है, लेकिन हमें प्राकृत में नरे ही देवे ही ऐसा मिलता है। तो के स्थान पर त्वा प्रत्यय जो है, त्वान, ऐसे ऐसे बहुत से शब्द भी है। अच्छा, और एक बात बता दूं, ये जो वैदिक शब्द जो है प्राकृत शब्द के लिए जो है, ये रिलेशन बहुत नजदीक है। मान लीजिए हम प्राकृत में जो दिया जो है, दिया के जगह पर हम ज जानते हैं, जैसा अद्य अज्ज, वाद्य वज्ज वाजना, इसे हम जानते हैं। तो ये जो ज की मामला है जो है, मान लीजिए संस्कृत में हम द्युति बोलते हैं, द्युति जो है ये प्राकृत में जूही बनता है, लेकिन संस्कृत में एक ज्योति, और वो भी प्राकृत, वो भी वैदिक में भी मिलता है। तो ये ज्योति शब्द भी जो हुआ है संस्कृत का शब्द है, लेकिन प्राकृत प्रभावित संस्कृत शब्द है। ऐसे बहुत से शब्द है प्राकृत प्रभावित संस्कृत शब्द है, और वो संस्कृत में उसको लिया गया है। इसीलिए वैदिक और प्राकृत के जो है वो बहुत करीबी रिलेशन है। दोनों भाषा ही एक समय में था, एक ही समय में था, उसके प्राचीन अवस्था में भी था, वेद में रचा गया था, और प्राकृत के लिए उसके लिए और भी समय के लिए हमें इंतजार करना पड़ा, जो भगवान महावीर के समय से वो साहित्य का एक रूप प्राप्त हुआ है, और भी 1000 साल लग गया था। बस इतनी बात है और कुछ नहीं। आज शंकाएं तो बहुत सारी हैं, अपने पास टाइम भी बहुत कम है, और अभी हमें अध्यक्ष महोदय से भी अध्यक्षीय भाषण के रूप में कुछ सुनना है। इससे पूर्व मैं सूचना देना चाहता हूँ, हमारे प्राकृत प्रेमी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब प्राकृत प्रेमियों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम हम हर संडे हर रविवार कराने का प्रयत्न करेंगे, और अगले संडे भी किसी एक्सपर्ट के साथ हम जुड़ेंगे। तो आप सभी जुड़ें और दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो यही शंका समाधान, क्योंकि हमारा टाइम 9:12 हो चुका है और रात्रि चल रही है, तो मैं सबका साधुवाद धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन को। मैं अपनी तरफ से मैं सबके प्रति एक बार धन्यवाद ज्ञापन कर दूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
गुरुजी आप अपना म्यूट खोल दीजिएगा, अपना म्यूट खोल दीजिए गुरुजी। कौन? आ रही आवाज? जी गुरुजी है, आ रही आवाज। अरे अच्छा अच्छा। प्रोफेसर जगत राम जी भट्टाचार्य, डॉक्टर जैनेन जी, प्रोफेसर जैनेन जी और सभी श्रोतागण, अभी आपने इस जिज्ञासा प्राकृत जिज्ञासा समाधान में कई जिज्ञासियों के बहुत अच्छे सुंदर प्रश्न सुने और उन प्रश्नों का बड़ा सुंदर समाधान प्रोफेसर भट्टाचार्य जी ने हमारे सामने रखा। और यह जो कार्यक्रम है वास्तव में प्राकृत के विस्तार के लिए, प्राकृत भाषा को गहराई से समझने के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, क्योंकि हम बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जिन्हें सामने नहीं रख पाते हैं, तो हमें एक ये प्लेटफॉर्म इस माध्यम से मिला है, तो हम अपने मन की बात इसके सामने रख सकते हैं। इसकी बड़ी उपयोगिता है। और सत्येंद्र जी जो इस कार्य को चला रहे हैं, तो प्राकृत के प्रसार प्रसार के लिए यह एक कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सार्थक कार्यक्रम होगा। अभी जो आज जिज्ञासाएं रखी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं विद्वानों ने हमारे सामने रखी है। तो वास्तव में हम देखें कि प्राकृत का आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ या वर्तमान युग में जो प्राकृत का प्रयोग हमें आज मिलता है, वो भट्टाचार्य ने बिल्कुल सही कहा कि हम ये प्रयास करके उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अनायास ये विकास होता है और उस विकास के माध्यम से प्राकृत भाषा निरंतर नए नए रूप धारण करते हुए हमारे समाज में प्रचलित है। जैसे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ था कि भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा का क्यों प्रयोग किया, तो वास्तव में देखते हैं भगवान महावीर की जो परंपरा है कि उन्होंने दिव्य ध्वनि में अपनी बात कही थी ताकि हर एक भाषा के लोग उसको समझ सके। और उसका जो प्राकृत में संकलन हुआ प्राकृत भाषा में, उसका सीधा सा कारण यह था कि उस समय की मातृभाषा प्राकृत थी। हम देखें कि जिस मातृभाषा में जनता की जो भाषा होती है, हमारे जो उपदेशक हैं, आज भी उपदेशक जिस प्रदेश में भी होंगे, उस प्रदेश की जो प्रचलित भाषा होगी उसी में अपने उपदेश देंगे। तो इस प्रकार से प्राकृत भाषा जन समुदाय जो बैठी हुई थी, उसके कारण से उसका प्रयोग हमारे विद्वानों ने, हमारे उपदेशकों ने और भगवान महावीर बुद्ध ने उसका प्रयोग हमारे सामने किया। प्राकृत भाषा की एक और विशेषता जो भारतीय समाज में प्रचलित होने की रही कि प्राकृत भाषा ने हमारे भारत की जो कथाएं थी, लोक कथाएं थी, उन लोक कथाओं का सहारा लेकर के अपनी भाषा का विकास किया। शायद यही कारण है कि भारतवर्ष की जितनी भी प्राचीन कथाएं थी, चाहे वो राम कथा हो, कृष्ण कथा हो या लोक कथाएं हो, उन कथाओं के माध्यम से भाषा का विकास हुआ। इसीलिए हम जानते हैं आज ग्रामीण जीवन का अगर कोई चित्रण करने वाला ग्रंथ हमारे सामने है तो वो गाथा सप्तशती है, जिसने भारतीय जीवन को प्रभावित किया, जनजीवन को प्रभावित किया और ग्रामीण जीवन को हमारे सामने उपस्थित किया। एक अभी प्रश्न और इसी बीच में आया था कि दक्षिण की भारतीय भाषाओं का प्राकृत से क्या संबंध है। भट्टाचार्य जी ने उसका बड़ा सुंदर समाधान हमारे सामने रखा था। मैंने भी इस संबंध में जो देखा तो मैंने ये अनुभव किया कि दक्षिण भारत में जो वहाँ की संस्कृति है वो लोक संस्कृति है, लोक से वो विकसित होने वाली संस्कृतियां हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क प्रॉब्लम सर क्या? सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। चलिए फोन आ गया होगा। मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही। कोई बात नहीं। अध्यक्षीय भाषण के रूप में मैं प्रोफेसर प्रेम सुमन जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि वह इस कार्यक्रम में पधारे और हमारा गौरव बढ़ाया। अब मैं एक बात अपनी सूचना देना चाहता हूं कि ये हमने जूम ऐप जो है
ये फ्री वाली नहीं है, इसको हमने लाइसेंस खरीदा है, इसलिए प्राइवेसी इसकी है। तो कोई भी व्यक्ति यदि मेल आईडी से खोलता है तो उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करें। और मैं अब इसके बाद हमारे जो पुण्यार्जक हैं इस कार्यक्रम के, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने 2 शब्द आभार के रूप में व्यक्त करें। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो सभी लोग, इतने सारे लोग ये जूम ऐप के माध्यम से प्राकृत भाषा का, जो सत्येंद्र जी पंडित जी और हमारे अध्यक्ष जी और जो प्रोफेसर साहब हैं, बहुत ही सुंदर इन्होंने प्राकृत भाषा में जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका प्रॉपर इन्होंने जवाब दिया और बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूं कि सत्येंद्र जी इसको, जैसे इन्होंने बताया, हर संडे के संडे करें, वो पूरे साल भर तक चलाएं, ऐसी हमारी भावना है। सभी को जय जिनेंद्र।